आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरहद पर पाकिस्तान ने मुकामी लोगों को बनाया निशाना। सीज फायर से बीएसएफ का जवान शहीद, साथ ही 2 लोगों की मौत, 16 जख्मी। जम्मू असेंबली में आज का दिन भी रहा हंगामेदार। अपोजिशन ने सीज फायर समेत मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार को बनाया निशाना, किया वॉकआउट। कांग्रेस लीडर ने दिया मुतनाज़े बयान, शायराना अंदाज में कही मुल्क की तबाही की बातें। बोले, आर्मी ताबूत देखकर होती है खुश। रियासत में 32,333 आजमीन ने हज पर जाने के लिए भेजी दरख्वास्त। 9,773 हाजियों को ही मिलेगी मंजूरी। हज और औकाफ के वजीर अब्दुल रहमान वीरी ने पहली दफा अपना मौकफ रखते हुए दी जानकारी। और अनंतनाग में मरीजों का एहतजाज, सदर अस्पताल में सहूलतों की कमी के खिलाफ जताई जमकर नाराजगी। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में दूसरी बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर, सांबा के रामगढ़ सेक्टर और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में एलओसी के पास के गांव को निशाना बना रहा है। सीज फायर में एक जवान शहीद हो गया, एक खातून समेत 3 लोगों की मौत के साथ 16 दीगर जख्मी हो गए। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की गई इस गोलीबारी में मारे गए महलूक की पहचान अरनिया सेक्टर की बचनो देवी और आरएसपुरा सेक्टर के साहिल के तौर पर की गई है। गोलीबारी में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 5 लोग हीरानगर सेक्टर में, 3 रामगढ़ और 6 आरएसपुरा सेक्टर में जख्मी हुए हैं। वहीं बीएसएफ के अफसरान के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने बिना किसी उकसावे के आरएसपुरा और अरनिया सेक्टर में गोलीबारी की, जिसमें 2 बाशिंदों की मौत हो गई और 16 जख्मी हो गए। अफसरान के मुताबिक बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इससे पहले जुमरात को पाकिस्तानी फौज की जानिब से अरनिया सेक्टर में की गई गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। भारी गोलाबारी के बीच फौज के जवानों और इंतजामिया ने लोगों को हिफाजती मकामात पर पहुंचाया। तो एक जो रंजीत सिंह तिलकराजा, उसको तो रेफर कर दिया गया जम्मू में, उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी। तो हमारी पूरी जो डॉक्टर्स की टीम है वो पूरी तैयार है, अलर्ट है हम लोग। हमारे पास पूरी ड्रग्स एंड इक्विपमेंट सारा रेडी है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। एम्बुलेंसेज हमारे पास भी हैं और मैंने वहाँ से इवन के गुड़ा से मंगवा ली है एक एम्बुलेंस, नंदपुर वाली भी हमारे पास ही है। अभी मैंने कमांडर से फ़ोन किया उनको, वो भी एम्बुलेंस हमारे पास पहुँच रही है। आज सुबह लगभग 6:45 बजे पाकिस्तान की ओर से ज़बरदस्त फायरिंग की गई। हालांकि पूरी रात फायरिंग नहीं हुई, लेकिन सुबह जो 6:45 बजे का फायरिंग हुई, एकदम से बहुत हैवी फायरिंग यहाँ पे अभी भी चल रही है। आपको भी अभी भी यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। तो मेजर इंजरीज और कैजुअलिटीज़ हुई हैं हमारी साइड। अभी तक जो हमारे 2 लोग जो हैं, एक कोरोटाना में और एक सही खुर्द के अंदर हमारी 2 डेथ्स हो गई हैं और लगभग 10 लोग जो इंजर्ड यहाँ पे आए थे, इनको शिफ्ट किया गया जम्मू जेएमसी के लिए। सर सुबह 6 बजे के साथ फायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही लोग 6 बजे ही उठ के, तो गांव के लोग हैं सर, जिम्मेदारी का काम है, दूध निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जैसे ही उन्होंने काम स्टार्ट किया, उधर से फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो एक सर कैजुअलिटी हो गई है सही में, तो एक सर यहाँ पे कोरोटाना में हुई है। तो बाकी सुचेतगढ़ में काफ़ी हैवी शेलिंग हो रही है, अभी भी वहाँ पर चल रही है। तो वहाँ पर इंजरी काफ़ी हुई है सर। सुबह कोई लगभग 6:45 बजे फायरिंग स्टार्ट हुई है। जो एक हमारे घर पे पड़ा हुआ है, जो मेरे भाइयों को लगी हुई है सेलिंग, सुबह करीब 8 बजे के साथ ही कोई पड़ा हुआ हमारे घर में एक बम, उसके साथ उसको लग गई है, अपने दोनों भाइयों।
और इस दौरान जम्मू जोन के आईजी पुलिस ने जम्मू मेडिकल कॉलेज का दौरा कर पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी हुए लोगों का हाल जाना। उन्होंने जख्मियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अफवाज सरहद पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस फायरिंग में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने और उनकी हर मदद के लिए हम तैयार हैं। आज जो है सांबा और कठुआ एरिया की मुँह तोड़ जवाब पाकिस्तान का दिया जा रहा है और यहाँ पे हमारी अनफॉर्चुनेटली 2 डेथ्स हुई हैं और 10 के करीब जो है इंजर्ड है। इंजर्ड को शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा है और हमारी आर्मी और BSF मुँह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान के इस हरकत का और लोग इकट्ठा मिलकर इससे जुड़ रहे हैं। उधर हीरानगर, सुचेतगढ़, आरएसपुरा और सांबा सेक्टर के सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से तकरीबन 20 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और हीरानगर के कम्युनिटी हॉस्पिटल सेंटर का दौरा किया और एडमिट किए गए जख्मियों का हाल जाना। आपको बता दें कि जख्मियों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए कई सीनियर लीडर्स और वजीर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। निश्चय ही पाकिस्तान जो कर रहा है वो सबके सामने है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। परंतु जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार भारत की ओर से भी जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, कई दशकों में, कई वर्षों में इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। सरकार है यहाँ पे, उसको ऐसा कहना है, जहाँ कुछ PDP और NC के भी MLA हैं कि बातचीत करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का कहना है बातचीत करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, बातचीत करनी है कि नहीं करनी है, इसका निर्णय भारत का विदेश मंत्रालय करता है, गृह मंत्रालय करता है। किसी भी नेता को, चाहे वो अपने आप को कितना भी उच्च स्तर का नेता क्यों ना मानता हो, अधिकार नहीं है कि इन बातों का लेकर के फैसला करे। डॉक्टरों की और यहाँ के स्टाफ की मैं प्रशंसा करूंगा। बड़े समय पर उनका सबका इलाज हुआ है, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है और लगभग सभी का रखरखाव हो चुका है। और जख्मियों को देखने डिप्टी CM निर्मल सिंह और हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, साथ ही हॉस्पिटल इंतजामिया से बेहतर इलाज के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। फायरिंग चल रही है और 2 लोग आज भी जो है फायरिंग में वो मारे गए हैं। उनका सभी का प्रबंध जो है हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। कल 2 मिनिस्टर्स गए थे, आज भी उनको कहा है, सारे मिनिस्टर्स वहाँ गए हैं। वहाँ का प्रबंध, लोगों को शिफ्ट करना, बाकी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मोटर का फायर है तो इसलिए उसका भी रहता है। काफ़ी मवेशी जो है जख्मी हुए हैं या वो मारे गए हैं, उनके जो डेथ हुई है उसको भी पूरी असेसमेंट करेंगे। और पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी लोगों से मिलने और उनका हाल चाल जानने कई सीनियर लीडर्स और वजीर GMC जम्मू पहुंचे और हॉस्पिटल इंतजामिया को बेहतर इलाज करने की हिदायत दी। जी सलाम के प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने GMC जम्मू के प्रिंसिपल से खास बातचीत की। अभी हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू में, जहां पे लगातार जो पाकिस्तान की फायरिंग से जख्मी लोग हैं उनको यहां पहुंचाया गया है। हमारे साथ हैं हॉस्पिटल की प्रिंसिपल हैं सुनंदा रैना। कितने इंजर्ड आए हैं अब तक और उनकी हालत कैसी है? कल हमारे पास 6 आए थे, आज हमारे पास 13 आए हैं, 2 अभी आए हैं। जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको सारी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से फ्री प्रोवाइड कर जा रही है। मेडिसिन एज वेल एज जो भी फर्स्ट एड चाहिए, बैंडेजेस, ऑल फ्लूइड, सब हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। दीज आर द डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो एवरीथिंग इज बीइंग सप्लाइड टू देम। बिसाइड्स दिस, इवन की जो डाइट पेशेंट्स को चाहिए वो भी हम इनको दे रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट के अलावा जो अटेंडेंट साथ में हैं उनको भी दी जा रही है। इसके अलावा कुछ हमारे पेशेंट्स आए हैं, उनको कुछ फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई है। जिसके कितने लोगों की डेथ हो गई है? जो क्रिटिकल इंजर्ड्स आए थे यहाँ पे, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? जो आज 2 डेथ हुई हैं वो वहीं पे हुए हैं, वो पेशेंट यहाँ नहीं आए हैं। कल एक BSF का जवान लाया गया था जो ऑलरेडी ब्रॉड डेड ही था, उसका यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया और एम्बार्मिंग की गई एंड देन ही वाज फ्लोन बैक टू हिज नेटिव विलेज। मैम, इस वक्त लगातार जो सिलसिला है वो अभी तक चल रहा है। इंजर्ड आ रहे हैं, चाहे वो हीरानगर से, आरएसपुरा से, सभी बॉर्डर इलाकों से आए हैं। तो आपकी तरफ से खासकर हॉस्पिटल में किस तरह के निर्देश हैं कि जैसे वो आए किस तरह से उनको अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाए?
ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी पेशेंट आता है हम उनको इमरजेंसी में लाते हैं। यहाँ पे हमारी ऑर्थोपेडिक टीम, सर्जरी की टीम जो है रेडी है। जिनको भी इंजरीज़ हैं उनको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड्स हैं हमारे, जहाँ पे हमने बेड्स रेडी रखे हुए हैं। हम पेशेंट्स को वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद जब हमें लगता है पेशेंट स्टेबल है, ऊपर हमारा डिज़ास्टर वार्ड है जिसमें कोई 20 to 22 बेड्स हैं, उनको हम वहाँ अकोमोडेट करेंगे। एंड वी आर रेडी फॉर इट। हम पूरी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और हम भी खुद रेडी हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से टू मीट एनी वेज वे। तो ये थी सुनंदा रैना जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो है मुकम्मल तैयारी है और जो भी यहाँ पे जख्मी हालत में आते हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, इसके लिए पूरा मुकम्मल जो है जो जितना भी अमला है अस्पताल का वो लगा हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और जी सलाम के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट राजन वैद ने पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी हुए लोगों से भी बात की। आपको बता दें कि सरहद के अलग अलग इलाकों से आए 20 जख्मी जीएमसी जम्मू में एडमिट हैं। जम्मू राजकीय अस्पताल में लगातार जो है जख्मी लोगों को यहाँ पहुँचाने का सिलसिला वो है वो जारी है। यहाँ पे कहीं जो है यहाँ जख्मी हालत में पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? अर्निया में किस वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और कितना नुकसान हुआ है लोगों का? 11 बजे फायरिंग शुरू हुई, कोई 1 बजे नुकसान है, कोई 3 जीता को कर काबू हुई है। तो दरवाजा खोलिया तो अंदर आए थे, नहीं फायर पे गया बेड़े, वो भी 2 जख्मी हो गया, मैं भी जख्मी हुआ। आप बताएं किस वक्त जख्मी हुए आप? 6:30-7 बजे हुआ सुबह आज जी। हाँ, सुबह 6:30 बजे फायरिंग होना शुरू हुआ है, 6:30-7 बजे मैं घायल हुआ। बिना उकसावे के फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से क्या? ये तो पता नहीं, हम सुबह जब फायरिंग हुआ पता नहीं कहाँ से हुआ, क्या हुआ। हम लोग घर में बैठे चाय पी रहे थे, अचानक शायद हम घर पे गिराया आकर। तो प्रशासन की तरफ से पहले ये एडवाइजरी थी कि लोग पीछे आ जाएं, कुछ इंतजाम थे वहाँ पे? ना, कोई इंतजाम नहीं था, किसी ने नहीं बोला पीछे जाने के लिए। आप भी वहाँ उस इलाके के हैं, कैसा मंजर था और किस तरह से? मेरे भाई का लड़का भतीजा मेरा। जी, ये कैसे हुआ सब? ये कैसे? सुबह कोई तकरीबन 6:30 बजे के करीब सुबह हुआ। अचानक ऐसे पता चला कि जब बढ़ने शुरू हो गए। लोगों के लिए क्या इंतजाम हैं प्रशासन की ओर से कि लोगों को पीछे ले जाने की बात की गई थी? क्या लोगों को ये बोला गया है कि आप अपने मकानात को छोड़ के पीछे आ जाएं? सर बोला तो था, बोला पर सर्दी है सर, कहाँ जाएंगे। बोला तो प्रशासन ने परसों भी नाइट में 11 बजे रात को फायरिंग शुरू हुई थी, तो पूरी रात फायरिंग चलती रही। प्रशासन ने तो बोला था, पर कहने का मतलब यह है कि आगे सर्दी में कहाँ जाएं। तो ये आप सुन सकते हैं लोगों का कहना है इस वक्त जो सर्दी का मौसम है और रात के 11 बजे और सुबह 5-6 बजे जब तक जैसे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती है, मोर्टार शेलिंग की जाती है, ऐसे में ये अपने बाल बच्चों को लेकर, माल मवेशियों को लेकर पीछे किस तरह से जा सकते हैं, प्रशासन को इसके बारे में सोचना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और जम्मू के आरएसपुरा के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सरहद पर 2 दिन से लगातार फायरिंग कर रहा है। इससे मकामी लोग निशाना बन रहे हैं, कई बेगुनाह अपनी जान गंवा रहे हैं। सरहद पर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने एहतजाज कर सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2 आज सुचेतगढ़ में मारे गए और हमारी सरकार से अपील है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उसको सबक सिखाया जाए ताकि सदा के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनका इससे छुटकारा हो सके। सीमा पर रहने वाले लोग बहुत परेशान हैं, हम परेशान हैं जो पीछे लोग बैठे हैं, क्योंकि लोग कैंपों में आ रहे हैं, स्कूलों में आएंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी और गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका नुकसान होता है हर साल। हम चाहते हैं कि इनको कहीं 5-5 मरले का जो प्लाट देने का जो वादा सरकार ने किया था, नरेंद्र जी मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री ने, वो 5-5 मरले का प्लाट इन लोगों को देना चाहिए। और कठुआ में हीरानगर सेक्टर के पंसार, मनियारी, रतुआ और पहाड़पुर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में हीरानगर सरहद पर 5 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 11 साल का जुल्फा, 28 साल की रानी, 65 साल के मोहम्मद शरीफ, 17 साल के अमान और 20 साल के सादिक शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। भारतीय फौज भी सरहद पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है।
और जम्मू कश्मीर में असेंबली में पाकिस्तान की जानिब से हो रही सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मुद्दा जोरों शोर से उठाया गया। इस मसले पर बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और एमएलए रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान अब एलओसी पर आम लोगों को निशाना बना रहा है और पाक की इस नापाक हरकत के खिलाफ तमाम सियासी पार्टियों को एक साथ आवाज बुलंद करनी चाहिए। इस मसले पर हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट ने रविंद्र रैना से खास बातचीत की। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है और ये प्रस्ताव लाया है बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर हैं रविंद्र रैना। जिस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली है, अभी आज सुबह से भी फायरिंग है, आपने निंदा प्रस्ताव लाया, तो क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा हो। यहाँ कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर बेगुनाह लोगों को कश्मीर घाटी में मारा जा रहा है, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को तंग किया जा रहा है पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा। वहीं जम्मू संभाग के कठुआ से लेकर रजौरी पुंछ तक, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर है या एलओसी है, पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र के अंदर आम यहाँ सिविलियन एरियाज हैं, आम बस्तियों को, आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं और काफी जानो माल का नुकसान हुआ है। मैंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया कि हम सबको पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा कर रहा है, बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा रही है, बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जा रहा है, बहुत गंभीर मामला है। और सभी मुझे एक चीज बताएं, क्या सभी राजनीतिक दल हैं, क्या उनको इस निंदा प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए जो देखने को शायद नहीं मिला है? नहीं, जैसे ही मैंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये जो पाकिस्तान की ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर लगातार भारतीय क्षेत्र में फायरिंग हो रही है, बेगुनाह लोगों का कत्ल हो रहा है जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, जैसे ही आज मैंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया, तमाम राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया, सभी इसके पक्ष में हैं और सबने इस पर कहा कि पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है, पाकिस्तान को इंसानी जानें लेने का कोई हक नहीं है, पाकिस्तान भारतीय सेना से सीधी सीधी टक्कर तो ले नहीं सकता है, लेकिन पीठ पर वार करता है, पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बना है और हम चाहते देश घोषित किया जाए जिस तरीके से पाकिस्तान इस आतंकवादी घटनाओं में मुलव्वस। तो ये थे रविंद्र रैना जिन्होंने आज सदन में निंदा प्रस्ताव लाया है पाकिस्तान के खिलाफ और इनका कहना है सभी दलों ने, सभी पार्टियों ने इसका स्वागत किया है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत की सीमाओं से सटे इलाकों को निशाना बनाया है, तो इसमें सभी पार्टियों ने एक स्वर में पाकिस्तान की निंदा की है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बुलंदबान दावे कि सभी पार्टियां एक हैं, निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग। सरहद पर हालात जंग जैसे हैं, सरहद पार से लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इससे मुल्क को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि इंडियन आर्मी पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है, लेकिन क्या इतना काफी है? इस पर बात की हमने मुकामी एमएलए श्यामलाल चौधरी से। लगातार आरएसपुरा सेक्टर और सुचेतगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और मोटरवार शेलिंग की गई, जिसमें जानी मानी नुकसान जो दोनों हुआ है। वहां के लोकल एमएलए हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और यहां कैबिनेट में मंत्री भी हैं श्यामलाल चौधरी साहब। आपके इलाके में इतनी तबाही मची हुई है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जहाँ तक बॉर्डर में पाकिस्तान की फायरिंग से कल रात को फायरिंग हुई और कल रात को फायरिंग होने से जो लोग जख्मी हुए अरनिया के और केसो कमोर कैंप के, कल वो हॉस्पिटल में मुझे पता चला, इमीडिएटली हॉस्पिटल में गया, उनकी जो भी ट्रीटमेंट था उसके लिए बात की, डॉक्टर बुला के सबको देखा, वो ठीक ठाक थे। उसके बाद आज सुबह 6 बजे दोबारा फायरिंग शुरू हुई, जिससे मेरे इलाके के खासकर सुचेतगढ़ में दो कैजुअल्टी हुई है। एक कोरोटाना खुर्द में जो 25 साल का लड़का मारा गया है, दूसरी सही खुर्द में जो लेडीज जिसकी कैजुअल्टी है, 6 लोग जख्मी हुए हैं और जो उनका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करने के लिए आरएसपुरा हॉस्पिटल में लाया गया और बाकी उसके बाद ट्रीटमेंट करने बाद जहां मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। तो प्रशासन की तरफ से क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं ताकि जो जान और माल का नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए?
प्रशासन की तरफ से हर किस्म के इक़दाम है। एक तो उन्होंने कहा जितने भी हमारे कैंप हैं बिल्कुल रेडी है, उसमें हर किस्म की फैसिलिटी रखी हुई है। उसके साथ साथ जितनी भी हमारे बॉर्डर पे एम्बुलेंस रखी हुई है, उसमें हेल्थ की टीम रखी हुई है जो शाम से लेकर सुबह तक वहाँ रहते हैं। किसी किस्म की ऐसी परेशानी तो वहाँ उठाने के लिए और उनका इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट करना वो करने के लिए, जानवर जख्मी उसके लिए वेटरनरी की टीम रखी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलर्ट है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। जब भी कोई ऐसी वारदात होती है वहाँ वो पहुँचते हैं और जो भी जरूरी इक़दाम जो जरूरी उसके काम करना होता है वो करते हैं। किसी सर ऐसे में सवाल उठता है कि जो कंपनसेशन की बात हुई है, जो मकान डैमेज हुए हैं और जो जिनकी जान गई है, क्या सरकार की तरफ से उनको कोई कंपनसेशन दिया जाएगा? जहाँ तक ये पहले भी सरकार की तरफ से कंपनसेशन का रखा हुआ है, 5 लाख देते हैं। जहाँ उनको एक नौकरी 1 लाख एक नौकरी है, वो जिनको पहले हुआ उनको भी मिली है, जो आगे होगा उनको भी मिलेगी। वे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जो STRF के नॉर्म है उसमें देंगे। जहाँ किसी का जानवर जो जिसकी कैजुअलिटी है उसको भी मिलेगा, जिसकी मकान डैमेज होगा उसको मिलेगा। ये सारी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाकर भेजेगी और उसके साथ हर चीज़ फैसिलिटी उनको मिलेगी। सर आखिर में ये सवाल है कि क्या जानकारी है कि पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब हमारी BSF दे रही है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर? ये तो आप भी समझते हैं कि आज वो जमाना नहीं है जो हमारी BSF, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, उसके पास अपने अख्तियार हैं, उनके पास आर्डर है। अगर वहाँ से पहले अपने जहाँ से हम शुरुआत नहीं करते, लेकिन वो अगर वहाँ से शुरुआत होती है और एक के बदले इतने गोले वहाँ गिराए जाते हैं जिसका उनको भी हिसाब नहीं आता। लेकिन मैं तो कहूँगा पाकिस्तान किस मिट्टी का बना हुआ है, उसको ना तो अपनी आर्मी का ना अपने लोगों की कोई इसकी चिंता है। और ऐसा देश हमने कहीं नहीं देखा और ऐसे वहाँ की कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे वो हुकूमत है जो ये काम करती है। लेकिन हमें अपने लोगों की चाहे जवान शहीद हो तो उसकी चिंता होती है, हमारे अगर सिविल कोई कैजुअलिटी है उसकी हमें चिंता होती है, लेकिन उसको नहीं होती। लेकिन हमारी तरफ से कोई किसी की कमी नहीं जाती। तो ये थे MLA सुचेतगढ़ श्यामलाल चौधरी, जिनका ये कहना है कि ज़रूरी जो कदम है खासकर पाकिस्तान की मोर्टार और शेलिंग को देखते हुए सरहदी इलाकों में ज़रूरी कदमों को उठाया गया है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन हमारी BSF भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में लगी हुई है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और पाकिस्तान से हो रही सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर नईम अख्तर अंद्राबी का कहना है कि दोनों मुल्कों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सीज फायर से हो रही हलाकत एक तशवीशनाक बात है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कई बार मुज़ाकरात को शुरू करने की भी बात कही है। इस मुद्दे पर हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजमुल ने रियासती वजीर नईम अख्तर अंद्राबी से खास बातचीत की। की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और रियासती वजीर सैयद नईम अख्तर अंद्राबी साहब। अंद्राबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नईम साहब, देखें तो सरहद पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि दोनों मुल्कों के बीच में ये जो दूरियां इनको ख़त्म करना होगा, पॉलिटिकल इनिशिएट कमज़ोर क्यों हो गया? यही तो हम रोज़ कहते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी हाल ही में असम्बली में कहा, काउंसिल में कहा, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। जंग लड़ें भी हम 1000 साल लड़ें फिर भी बात करनी है। तो मुझे नहीं पता कि जो हमारे मुल्क से यहाँ इनिशिएटिव हो गया था हमारे वज़ीर आज़म का, उसका पाकिस्तान ने मस्बत जवाब नहीं दिया। उनको सोचना चाहिए। मगर हमारी रियासत के लिए मुश्किल सूरत हाल है। सरहद पे तनाव हमारे लोगों के लिए मौत का पैगाम होता है। पूरा सरहदी इलाका तशवीश में है। बाकी रियासत की इक़्तिसादियात पे असर पड़ता है। टूरिस्ट सुनता है यहाँ पुंछ में कहीं गोली चलती तो वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में चल गया, कश्मीर में चल गया, तो कोई आता नहीं है। तो इससे पूरा तहस नहस हमारी ज़िंदगियाँ होती हैं। हमारी दरख्वास्त है इनसे कि इस मसले को हल करें और हमें अमन से जीने का। नईम साहब, जो फैमिलीज़ वहाँ पे हैं बड़ी परेशानी में हैं, तो रियासत सरकार की तरफ से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? वो तो हम कर रहे हैं जितना भी मुमकिन है। आज मिनिस्टर्स भी गए हैं वहाँ और ये तो उसमें तो एक बना हुआ है एक लाया अमल के क्या करना चाहिए। उनको महफूज मकामात पर पहुँचाते हैं। स्कूल बंद होते हैं, स्कूलों में वो जाते हैं। एक बना हुआ, अब तो वो शेल्टर भी बन रहे हैं, बंकर्स बन रहे हैं। तो लेकिन वो कोई मसला नहीं, वो कोई हल नहीं है, वो मसले का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम अख्तर अंद्राबी के मुताबिक
मसले का हल यह नहीं है जिसको लेकर हम आज बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का भी लगातार कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच में दूरियों को ख़त्म करना होगा, रिश्तों को इस्तवार करना होगा, बेहतर करना होगा, तब जाके ये नौबत ना आई कि हमें वहाँ से फैमिलीज़ को शिफ्ट करना होगा। रियासती सरकार की तरफ से किए गए इक़दाम के तज़किरा करते हुए नीमा अख्तर अंद्राबी ने कहा कि सरकार की तरफ से जो इक़दाम किए जाने थे वो हमने किए हुए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल पेश न हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू के सांबा से। जी हां, पाकिस्तान ने फिर शुरू की है फायरिंग। बड़े हथियारों से कर रहा है पाकिस्तान गोलीबारी। फायरिंग में एक बाशिंदा जख्मी हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है। फायरिंग में एक बाशिंदा जख्मी हुआ। बड़ी खबर जम्मू के सांबा से आ रही है। लोगों में इस फायरिंग से दहशत का माहौल है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। बार बार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू के सांबा से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़े हथियारों से हमले शुरू किए हैं, गोलीबारी शुरू की है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में एक मुकामी बाशिंदा भी जख्मी हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू के सांबा से आ रही है। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। फायरिंग में एक बाशिंदा जख्मी भी हुआ है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बार बार दोहरा रहा है। लोगों में दहशत का माहौल है, खौफ का माहौल है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों का मुतालबा है, कहना है कि वो कहां जाएं जब हमारा घर, हमारी जायदाद, हमारे आबा व अजदाद, हमारी विरासतें जब सरहद पर हैं, तो हम बंकरों में रहने पर क्यों मजबूर हों। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत कब तक जारी रहेगी? कब तक गोलीबारी होती रहेगी? कब तक सरहद पर आबाद मुकामी लोग जख्मी होते रहेंगे? ये किसने हमसे लहू का खिराज मांगा है? अभी तो सोए थे मख्तल को सुरखरू करके। और इस पर मजीद तफसीलात के साथ जम्मू से हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट राजन वैद जुड़ रहे हैं। राजन, एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें दोहराई हैं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। ये आवाज मैं आपको बता दूं, अभी जो सूरत हाल है इस वक्त सरहदी इलाकों में वो जंग जैसी सूरत हाल है। मैं अभी एक और खबर ब्रेक कर दूं कि अभी परदवाल, अखनूर और पलामला सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से मोर्टार शेलिंग की गई है, जिसमें एक भारतीय जवान के भी शहीद होने की खबर आई है। ये अभी मैं आपको ब्रेक करता हूँ यहाँ पे खबर कि अभी एक जवान के भी शहीद होने की खबर आई है जराये के हवाले से। अखनूर सेक्टर जो है यहाँ 3-4 जो पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की ओर से। और उसके अलावा बालाकोट, मंजाकोट जो मेंढल के इलाके हैं पुंछ में, वहां भी सीज फायर वायलेशन शुरू हो गया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से कई चौकियों को भारत। राजन, एक सवाल के इसके जवाब में भारतीय फौज क्या कर रही है? जी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हैवी मोर्टार शेलिंग की गई है पाकिस्तान की, उसी कैलिबर के साथ भारतीय जो फौज है या बीएसएफ के जवान हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैंने आपको कहा जो जंग की सूरत हाल है इस वक्त जो है सरहदी इलाकों में बनी हुई है। दहशत का माहौल इतना है कि एक तनाव जो है सीमा के ऊपर ये बढ़ा हुआ है इस वक्त। और इस वक्त जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। पाकिस्तान की कायराना हरकतों का हिंदुस्तानी फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस लीडर एम मंडू ने शायराना अंदाज में मुल्क को लेकर कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिट जाएंगे। कांग्रेस लीडर यही नहीं रुके, इन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये दोनों मुल्क जम्मू कश्मीर के लोगों को मारना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। न समझोगे मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। ये दोनों सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मारने के पीछे पड़े। लड़ाई कुछ नहीं करेगी, मिट जाएंगे दोनों।
जहां एक तरफ हिंदुस्तानी आर्मी अपनी जान पर खेलकर हमारी हिफाजत करती है और वहीं हमारे लीडरान उनकी शहादत का मजाक उड़ाते नहीं थकते। मुल्क को मिट जाने की दुआ देने के बाद कांग्रेस लीडर यहीं नहीं रुके। जब हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने उनसे यह पूछा कि आर्मी का कहना है कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो कांग्रेस लीडर एमएस मंडू ने आर्मी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि आर्मी लोगों को बहका रही है और उसे खुशी मिलती है ताबूत देखकर, और हमारी आर्मी पाकिस्तान से मार खाती है। आइए सुनते हैं। सेना का लगातार कहना है कि जब भी वहां से गोलाबारी होती है उसका मुंह तोड़ माकूल जवाब दिया जाता है। यहां से हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। ये सारे गप्पे हैं लोगों को ह्यूमर में रखने के लिए, ये करते कुछ नहीं है। उधर से भी मार खाते हैं, इधर से भी मार खाते हैं। फौज का काम अलग है, ये खुश हो जाते हैं। इनके पास फूल मालाएं, फूल रिंग, ताबूत बने हुए हैं। बस कितने मरे जी, हवलदार निर्मल सिंह, हवलदार गुलाम रसूल, हवलदार, ये ताबूत और फूल, बस और कुछ। मंडू साहब, आपने अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाया कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तो सदियों हमारा ये जमाना दुश्मन रहा है। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। खबरों में रुख आगे करते हैं। कानून साज काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रुकन असेंबली ने एहतजाज किया और वॉकआउट कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के एमएलसी ने बिजली के मुद्दे को लेकर हंगामा किया और कहा कि हुकूमत रियासत में लोगों को बिजली सप्लाई करने में नाकाम साबित हुई है। वहीं एनसी लीडर मियां अल्ताफ ने कहा कि हुकूमत लोगों को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई है। इस मुद्दे पर खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे ने एनसी लीडर मियां अल्ताफ से। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से आज सदन से वॉकआउट किया। इनकी मांग थी जो बिजली का निज़ाम है उसको दुरुस्त किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मियां अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब, क्या वजूहत थे? देखें, कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा इस वक्त पावर के कट्स हैं, अनशेड्यूल्ड कट हैं, और ख़ास तौर पे कई ऐसे इलाके हैं जहां पिछले 10-10 दिन से ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं। इसी तरह की शिकायतें डोडा से, बनी, बसोली से भी, रजौरी, पुंछ से भी आ रही हैं कि बिजली का निज़ाम, ख़ास तौर पे ट्रांसफार्मर्स जो हैं ख़राब हैं और अनशेड्यूल्ड कट हैं, और इन जगहों में इस वक्त माइनस टेम्परेचर है, लोगों को ज़बरदस्त मुश्किल है। उसके हवाले से हमने सरकार से कहा था कि आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, क्या हुकूमत की पॉलिसी है, आप इस जो ये अनशेड्यूल्ड कट्स हैं इनको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं। गैस टरबाइन है श्रीनगर में, वो बंद पड़ा हुआ है, उसको चालू करें ताकि सर्दियों में लोगों को सहूलियत मिले। सर, ये एक देखा गया है सर्दियों में श्रीनगर में और गर्मियों के दिनों में जम्मू में पावर कट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और सरकार ने अपनी जो है ये भी वाज़ेह कर दिया है कि वो मुकम्मल बिजली देने में वो है सक्षम नहीं है, और जो डेफिसिट है, पावर डेफिसिट, वो बढ़ा हुआ है। सरकारी महकमों के जो बिल हैं वो पेंडिंग हैं। ऐसे में सरकार, आपको लगता है इस वक्त सख्ते में है? देखें, जो आपने बात कही सही बात है कि गर्मियों में जम्मू के लोगों को सफ़र करना पड़ता है और बड़े पैमाने पे करना पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को ही बिजली की फ़ीस अदा नहीं करते, तो जो शरीफ आदमी है जो बिजली की फ़ीस दे रहा है वो क्यों सफ़र करे, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो। तो इस सिलसिले में सख्ती उन लोगों से करनी चाहिए जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जो पावर की चोरी करते हैं, जो बिजली की फ़ीस नहीं देते हैं। लेकिन आम शहरी जो है उसका हक है कि उसको पावर मिले। हम गवर्नमेंट की मुश्किलात को भी मानते हैं कि आजकल ज़्यादा लोड है, सर्दियों में ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पावर को, लेकिन इसके बावजूद एक वेलफेयर स्टेट में हुकूमत को जो भी हो जम्मू या श्रीनगर के लिए उसमें करना चाहिए। तो ये मियां अल्ताफ जिनका कहना है कि जो खासकर जो बिजली का निज़ाम है इस वक्त जम्मू कश्मीर में उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हालांकि लोड ज़्यादा है सर्दियों में, लेकिन फिर भी जो है आम लोग, उनकी सहूलियातों के बारे में सरकार को सोचना होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और पावर सप्लाई के हंगामे की गूंज कानून साज काउंसिल से लेकर असेंबली तक गूंजी। मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर हुकूमत को घेरते हुए बिजली की अदम फराहमी को लेकर एमएलसी और एमएलएज ने वॉकआउट भी किया। इस मसले पर मजीद बातचीत की हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल मजीद लारमी से।
कॉन्फ्रेंस ने आज कदर मुख्तलिफ इशू के साथ आज बहस का आगाज होने से कबल ही उन्होंने वॉकआउट किया और कहा कि कश्मीर वादी को गुप अंधेरे में छोड़ा गया और रियासती वज़रा जम्मू में तशरीफ रखे हुए हैं। रियासती अवाम का क्या दोष कि जहां पानी के वसाइल की कमी नहीं है लेकिन इसके बावजूद बिजली मुहैया करना रियासत सरकार के लिए काम था जो उन्होंने अच्छे से नहीं निभाया। अब्दुल मजीद लारमी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। लारमी साहब, ये जो कंसर्न है ये बड़ा अहम इशू था, तो आप वॉकआउट क्यों किए, अंदर क्यों नहीं आपने बात रखवाई? सबसे पहले तो आगा रुहुल्ला का मतलब क्यूडी था, तो उसने सवाल किया था कि वहाँ पे बिजली की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस पर जो ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब है, जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, तो उसने गलत बात कही वहाँ पे। उसने कहा कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। हमने कहा कि अगर हम पॉलिटिक्स करें, आप ग्राउंड में जाइए, वहाँ पे देखिए क्या हाल है। मुझे लगता है 24 घंटे में से 1 घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं वहाँ पे, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। यहाँ की बात आप कर रहे हो, आप वहाँ पे जाओ, सारे मिनिस्टर, सारी सरकार यहाँ पे बैठी हुई, वहाँ पे देखो लोगों का हाल क्या है। तो इसी बात पर उन्होंने हमारी बात, ये जो बिजली मुहैया नहीं होती, आप भी सरकार में रहे हैं, आज विपक्ष में है, अपोजिशन में, इसकी असल वजह जानने की किसी ने कोशिश की अभी तक? नहीं, ये बात सही है। जब हमारी सरकार थी, मुझे याद है जब वहाँ पे बर्फबारी हुई थी, 24 घंटे में रेस्टोर हुआ था उमर साहब की सरकार में। इतनी हालात बुरी नहीं थी। आपको याद होगा महबूबा जी लालटीन लेकर जाती थी हर इलाके में कि बिजली नहीं है। आज तो उसको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। एक्सपेक्ट करते थे लोग इनसे, तो वो एक्सपेक्टेशन कहाँ गई? क्या कर रही सरकार? अगर गैस टरबाइन की उन्होंने बात की, तो इनको आज गैस टरबाइन कम से कम 1 महीने के लिए चालू रखना चाहिए था। वो बंद पड़ा है। और यहाँ पे द्राबू साहब बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास इतनी फंडिंग है, हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ है फंडिंग? किस लिए है वो? लारमी साहब, सरहद पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या व्यू है इस पे? किस तरह से हमने रियासती वज़रा से बात की, नईम साहब से बात, कहते हैं डायलॉग को पिच करना होगा। ये चीज़ बिल्कुल, उसमें कोई शक की बात नहीं, दो राय नहीं है। जब तक डायलॉग नहीं होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल बैठ के कश्मीरी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, इस मसले का हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। और दोनों सरकारों को ये सोचना चाहिए कि बीच में कश्मीर पिसा जा रहा है, मसले का हल जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई मेंबर आज गया, कोई लीडर उस इलाके में लोगों का हाल जानने? बिल्कुल, देवेंद्र राणा जी गए, जावेद राणा जी गए, वो वहाँ पे गए, इलाके में गए हैं, इलाके में ही देवेंद्र राणा साहब वहाँ पे ही टूर पर है, वो वहाँ पे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वादी में बिजली निज़ाम को बेहतर करना रियासती सरकार की अवलिन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि PDP का दावा था कि रियासती सरकार आम लोगों को आम मामलात हल करने के साथ साथ बिजली फराहम करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार उन लोगों के साथ है जो सरहदों पर इस वक्त मुश्किलात में हैं। देवेंद्र राणा की क़यादत में टीम इलाकों का दौरा कर रही है, लेकिन रियासती सरकार के फैसले का इन्होंने साथ दे दिया और कहा कि जब तक डायलॉग दोनों कंट्रीज़ के बीच में शुरू नहीं होगा, तब तक ऐसे मामलात को रोकना आसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, असेंबली सेक्रेटेरिएट, जम्मू। यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। हाल ही में मरकजी सरकार की जानिब से हज सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर कानून साउस काउंसिल में पहली दफा हज औकाफ के वजीर अब्दुल रहमान वीरी ने अपना मौकफ रखा और इस काउंसिल को बताया कि इस बार 32,333 आजमीन ने हज के लिए अप्लाई किया है और सरकार इस बार 9,773 हाजियों की अर्जी को मंजूरी देगी, जिसमें 1,959 सीटें 70 बरस से ऊपर के आजमीन को अलॉट की जाएंगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार 1,670 सीटें ज्यादा रखी गई हैं। अब्दुल रहमान वीरी ने आजमीन को मुबारकबाद दी और रियासत के अमन के लिए दुआ करने की अपील की। आज जुमा का दिन भी है और आज जो हज बैतुल्लाह के लिए इस साल हाजी साहिबान जाएंगे इंशाल्लाह। टोटल जो हाजी साहिबान जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन लोगों ने हज के लिए अप्लाई किया था, वो 32,333 एप्लीकेंट्स थे। टोटल जो हमारे पास सीट्स अलाट हुई थी वो 9,773 है। तो उसमें से 1,959 हैं जो रिजर्व्ड हैं, जो 70+ लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। तो बाकी हमारे पास जो कोटा 7,814 है, जो लास्ट ईयर से 1,670 ज़्यादा है। तो उनकी आज कुरानंदाजी हमने उसकी शुरुआत की। कुरानंदाजी में सिलेक्शन जिनकी हो जाए उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ।
और वो हमारी रियासत के लिए दुआ कर लेंगे, पूरे मुल्क के लिए दुआ कर लेंगे, यहाँ की सलामती के लिए, अमन के लिए। और जो सिलेक्ट नहीं भी होंगे इंशाल्लाह आगे उनको बुलावा होगा, अगले साल वो फिर अप्लाई करेंगे, उनको फिर मौका मिलेगा। और जम्मू असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एमएलएज ने कठुआ में लापता मासूम बच्ची की लाश मिलने के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलएज ने हाउस में सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी कराने का यकीन दिलाया। और कारगिल पहाड़ी तरक्की काउंसिल मकामी लोगों के लिए काम कर रही है। जहां कारगिल में कांग्रेस, पीडीपी और आजाद मेंबर्स की तादाद ज्यादा है, वहीं बीजेपी अभी तक कारगिल में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इस मुद्दे पर जब काउंसलर सैयद मोहम्मद एस अरमान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी पहाड़ी तरक्की काउंसिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। वहीं आजाद काउंसलर सैयद मोहम्मद एस अरमान के बीजेपी में जाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजमुल ने मोहम्मद एस अरमान से बात की। नाज़रीन, जहां रियासत में बीजेपी और पीडीपी यहां पर इख्तिदार में है, वहीं बहुत कम लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख एरिया से ये खबर है कि वहां पर पीडीपी और कांग्रेस हिल डेवलपमेंट में इकट्ठे हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर मौजूद हैं सईद मोहम्मद मौसवी साहब। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अरमान साहब, पहले शुरुआत करते हैं कि स्टेट चला रही है बीजेपी और पीडीपी, जबकि आपका काउंसिल जो चला रहा है वो कांग्रेस और पीडीपी है। दोनों चीज़ों में यानी पीडीपी यहाँ भी है वहाँ भी है, आपको कितना अंतर दिखता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। लद्दाख ऑटोनॉमी हिल काउंसिल करगिल में इस वक्त जो काउंसिल चल रहा है, तीन पार्टी के दरमियान में, और पीडीपी और हिज़्ब कांग्रेस और इंडिपेंडेंट, इन तीनों के दरमियान में इस वक्त कोलिशन है और कोलिशन के ज़रिए से अच्छा खासा इस वक्त काउंसिल करगिल में चल रहा है। और अपोजिशन और रोलिंग सब मिलजुल के वहाँ करगिल के डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और किसी किस्म की अभी तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सईद साहब, क्या माने कि बीजेपी का अभी उधर फुटफॉल उतना ज़्यादा नहीं है अपने वोटर्स का, अपने क्वार्टर का, या कोशिश नहीं की गई? यहाँ वहाँ जो पहले से ही कांग्रेस और एनसी का ज़्यादा रोल रहा है, कुछ ख़ास जो है बीजेपी की तरफ से कोई ख़ास वहाँ नुमाइंदगी करने वाला ख़ास कोई नहीं था। फिर भी वहाँ के लोग ज़्यादा जो है दो पार्टी में बांटा हुआ है, ज़्यादातर इस वक्त तीन पार्टी में हो गया है, पीडीपी, कांग्रेस और इंडिपेंडेंट और एनसी। और मौसवी साहब, आखिर पे ये कि आपका अपना झुकाव किस तरफ है? क्या आने वाले दिन में देखें कि आप इंडिपेंडेंट के बाद अब किसी पार्टी के साथ होंगे? मैं किसी पार्टी के साथ नहीं होऊंगा, मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रहा हूँ और इंडिपेंडेंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। और चलिए चलते चलते में देखते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरें। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के 20 एमएलएस को नाअहल करार दिया। जराए के हवाले से खबर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में इलेक्शन कमीशन ने किया फैसला, सदर जमहूरिया को भेजी रिपोर्ट। फिल्म पद्मावत के रिलीज के खिलाफ करनी सेना सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेगी, सदर जमहूरिया को भी मेमोरेंडम सौंपेगी। फिल्म पद्मावत की रिलीज पर पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर सवाल। करनी सेना ने कहा, दोनों चुप क्यों? राजपूत करनी सेना का ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चीफ प्रसून जोशी को राजस्थान में घुसने नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी फिल्म पद्मावत की मुखालफत जारी। राष्ट्रीय करनी सेना ने चित्तौड़गढ़ में दी एहतजाज की धमकी। बिहार के मुजफ्फरपुर में फिल्म पद्मावत की मुखालफत में हंगामा। करनी सेना ने सिनेमा हॉल में की तोड़फोड़। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे दिन पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। 24 से ज्यादा बीएसएफ चौकियों पर गोलीबारी।
सरहद पार से 50 गांवों को निशाना बनाया गया। आरसपुरा में पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 शहरियों की मौत, 5 आम शहरी जख्मी। सरहद पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की जानिब से की जा रही गोलीबारी का बीएसएफ जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी की। लगातार 2 घंटे तक फायरिंग की। इस इलाके को 6 महीने बाद निशाना बनाया गया। पुंछ सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फौज के जवानों के ललकारने पर दरअंदाज सामान छोड़कर भागे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुकामी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों मुल्कों की जिम्मेदारी है मामला हल हो। डोडा में मरकजी सरकार की मुहिम मिशन इंद्रधनुष के तहत बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। कसीर तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। पत्तन में मकामी लोगों की शिकायत पर इंतजामिया जागी। पत्तन मार्केट और हॉस्पिटल रोड में नाजायज पार्किंग पर कार्रवाई की। रिपब्लिक डे के मौके पर बारामूला में तैयारियां मुकम्मल। बारामूला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर शानदार जश्न की तैयारी। पुंछ में एलओसी के पास कोसलिया के जंगलों में लगी आग। आर्मी पोस्ट तक आ पहुंची है। फौज के जवान आग पर काबू पाने के लिए सख्त मशक्कत कर रहे हैं। आग ने रोकी गई तो रिहायशी घरों को भी चपेट में ले सकती है। जम्मू से श्रीनगर जा रही केरोसिन ऑयल टैंकर पलट गया। 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा ऑयल टैंकर। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। 2 दीगर लोगों की हालत नाजुक। तमिलनाडु में शहीद ए सुरेश को सुपुर्द खाक किया गया। खिराज अकीदत और आखिरी दीदार करने के लिए कसीर तादाद में लोग उमड़े। दहशतगर्द हाफिज सईद को क्लीन चिट देने पर पाकिस्तान को अमेरिका का जवाब। अमेरिका ने हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया। अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान के पीएम का जवाब दिया। कहा हाफिज सईद इंटरनेशनल टेररिस्ट है। मुंबई हमले के पीछे उसका ही हाथ था। अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने कहा हाफिज सईद पर हर हाल में पाकिस्तान सरकार को मुकदमा चलाना चाहिए। दहशतगर्द हाफिज सईद पर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान। कहा पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी। इंडो नेपाल सरहद बनी इंतहा पसंदों का महफूज ठिकाना। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट से खुलासा। पाकिस्तान और अरब मुल्कों से पैसा भेजा जा रहा है। यूपी बिहार की खुफिया एजेंसी पहले ही नेपाली मदरसों में गैर मुल्की मौलवियों का खुलासा कर चुकी है। इश्तियाल अंगेज वीडियो दिखाकर जिहाद सिखाया जाता है।